नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी पे और साथ में जो भारत के सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, जिनको हिंदी में हम कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं ये भी जानेंगे, और इनसे संबंधित तब तक परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लाते वीडियो में रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मिलेंगे वन लाइनर मिलेंगे। बाकी उनकी जो डिटेल्स है मैं आपको जो है वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसके लिंक को कॉपी करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। और देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है, इसमें ये बात साफ साफ कही गई है कि भारत सरकार को जो है कानूनी सलाह देने के लिए यानी कि कानूनी मामलों पर परामर्श देने के लिए एक अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाएगी, और ये नियुक्ति की जाएगी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछी भी गई हैं। और देखिए, जो भारत का महान्यायवादी होता है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसको भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में जो है सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, ये पावर उसको मिली हुई है। और जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसको सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट हैं महान्यायवादी के बारे में, और इससे जुड़े कुछ और भी प्रश्न हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि कानूनी अधिकारी समझा जाता है। तो देखिए, जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है ये होता है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा प्रश्न है कि संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपका है भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में हम कहते हैं महान्यायवादी। देखिए, आपको बता दूं कि जो भारत का महान्यायवादी होता है ये ना तो लोकसभा या ना तो राज्यसभा यानी कि संसद के किसी भी सदन का ये ना तो सदस्य होता है ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। फिर भी इसको ये पावर मिली हुई है कि ये जो है संसद के सदन के सदस्य ना होने के बावजूद भी सदन की बैठक में पार्टिसिपेट कर सकता है, और वहाँ पर जो है ये स्पीच भी दे सकता है, वहाँ पे अपना सलाह भी दे सकता है। लेकिन एक खास बात और है, देखिए, संसद में अगर किसी भी विधेयक को लेकर वहाँ पे वोटिंग हो रही है तो वहाँ पर ये जो है अपना मत यानी कि अपना वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चौथा प्रश्न है कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी जो है ये विधि सलाहकार होते हैं किसके। तो देखिए, जो आपका महान्यायवादी होता है ये जो है भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। ठीक है, और पांचवा प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये कथन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला कथन है कि वो जो है यानी कि जो भारत का महान्यायवादी है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो पहले और दूसरे कथन सही है। तीसरा कथन क्या है, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये कथन बिल्कुल गलत है। और चौथा आपका है संसद के द्वारा महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है इसको इसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो महाभियोग नहीं होती है। तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका पांचवा प्रश्न है इसका जो कूट होगा ए। ठीक है, 1 और 2 सही हैं, यानी कि जो भारत का महान्यायवादी होता है वो जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये अपना पद धारण करता है, और उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। और देखिए, यहाँ पे जो दूसरा कथन था कि जो आपका महान्यायवादी है उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है इसकी क्या योग्यता होती है। देखिए, सबसे पहले जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है इसका न्यायाधीश बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो किसी उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, तो हाई कोर्ट अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम वो 5 सालों तक जो है न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या फिर न्यायालय में जो है लगातार 10 वर्षों तक जो है वो अधिवक्ता के रूप में जो है कार्य कर चुका हो।
तो ये इसकी योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए, ठीक है। और यही सेम योग्यता होनी चाहिए किसकी, महान्यायवादी की भी। तो ये बेसिक पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने या फिर अन्य कार्रवाई में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। देखिए इसके बारे में आपको मैंने अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया भी था। ये व्यक्ति आपका है भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, ठीक है। जो आपका महान्यायवादी है, इसको संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन अगर वहाँ पे किसी भी विधेयक के पक्ष में वोट हो रहा है तो इसको जो है उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो फिर से सुनिएगा। देखिए जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, इसको जो है संसद के दोनों सदनों में बोलने या फिर अन्य कार्रवाई में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। सातवां प्रश्न है कि राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत होता है। तो देखिए इस चीज़ पे जरूर फोकस कर लीजिएगा। देखिए अगर राज्यों की बात आ रही है, देखिए हमने अब तक केंद्र सरकार की बात की थी, उसका जो विधि सलाहकार होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, लेकिन जो राज्य सरकारें होती हैं इनको कानूनी मामले में सलाह देने के लिए जो आपका महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल होता है, ये अधिकृत होता है। देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 है, ठीक है, तो इसमें जो है राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। और जो आपका महाधिवक्ता होता है ये जो है राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। तो अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राज्य की बात हो रही है। तो राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत होता है, महाधिवक्ता होता है। और जो आपका महाधिवक्ता होता है ये जो है राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। और देखिए जो महाधिवक्ता होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए जो आपके महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, जिस राज्य में ये अपॉइंट हो रहे हैं। और देखिए जो आपके राज्यपाल होते हैं ये जो है ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता अपॉइंट करते हैं जिसमें उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो और वो अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है बना रहता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और महाधिवक्ता के कार्य क्या है, थोड़ा सा इसको संक्षेप में जान लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। देखिए जो आपका राज्य का एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता होता है, ये राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे सकता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया हो। और देखिए जो आपके महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल होते हैं इनको जो है अटॉर्नी जनरल की तरह एक पावर मिला हुआ है। देखिए जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था उसको क्या पावर मिली थी, उसको पावर मिला था कि वो संसद के दोनों सदनों में जो है वहाँ की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वहाँ पे जो है वो संबोधित भी कर सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन उसको वहाँ पे वोटिंग का पावर नहीं मिला था किसी भी विधेयक को लेकर, ठीक है। तो यही पावर लगभग मिलती जुलती है महाधिवक्ता की भी, लेकिन इसकी पावर राज्यों तक सीमित है, वो जो है वहाँ पे संसद की बात हो रही थी। तो हम बात कर रहे हैं महाधिवक्ता की। देखिए जो आपके महाधिवक्ता होते हैं इसको जो है राज्यों की विधानमंडल के दोनों सदनों में बैठने, बोलने, वहाँ की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन अगर वहाँ की विधानमंडल में कोई विधेयक प्रस्तुत हो रहा है तो उसके पक्ष विपक्ष में यदि वोटिंग करनी है, मतदान देना है, तो इसको उसमें मतदान देने का अधिकार नहीं मिला है, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल के बारे में ये विशेष पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। आठवां प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो आठवें प्रश्न में से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएजी के बारे में, ध्यान सुनिएगा एक फैक्ट को। देखिए जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। और देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148(1) है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) में ये बात कही गई है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे ये जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए 9वां प्रश्न जो है इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि जो आपके सीएजी होता है, ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा पालन नहीं किया जाता है। तो देखिए ये कर्तव्य कौन सा है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए ये यहाँ पे जो पहला विकल्प दिया गया है यह है कि भारत की संचित निधि से होने वाली सभी व्यय का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। जो भारत के सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनका एक कार्य होता है कि ये जो है भारत की संचित निधि से होने वाली सभी व्यय का लेखा परीक्षण करते हैं ये, और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, यानी कि हिसाब किताब रखते हैं। और बी विकल्प क्या है,
आकस्मिक निधि और लोक लेखा से होने वाले सभी व्यय का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो देखिए ये कार्य भी है किसका है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। और सी विकल्प क्या है कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं ये सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखकों की लेखा परीक्षण करते हैं और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी कथन आपका सही है। और डी कथन क्या है, डी है सार्वजनिक धन की प्राप्ति निर्गम का नियंत्रण करना और ये सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, बाकी के 3 कथन आपके सही हैं। तो फिर से एक बार जो है एक लाइन में मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसका कार्य होता है भारत की संचित निधि से होने वाली सभी व्यय का लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। और इसका दूसरा कार्य होता है आकस्मिक निधि और लोक लेखा से होने वाले सभी व्यय का लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। और तीसरा सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि लेखकों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न कब पूछा गया था, देखिए ये 2 बार पूछा चुका है। ये IAS प्री 2001 में और UP PCS प्री 2004 में पूछा गया था, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित होता है। तो देखिए जो संसद की लोक लेखा समिति होती है इसकी बैठक में उपस्थित होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं CAG और प्यार से इसको लोग कहते हैं कैग। 11वां प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसको इसके पद से किसके द्वारा हटाया जाता है। देखिए बहुत लोग इस प्रश्न में गलती कर देते हैं एग्जाम में, सब लोग जो है तुरंत राष्ट्रपति पे टिक कर देते हैं, सोचते हैं कि राष्ट्रपति ने इसको अपॉइंट किया है तो वही इसको हटाएगा भी। तो ये आपका वहाँ पे 1 नंबर बिल्कुल चला जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर होगा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर जो आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं तो इनको इनके पद से हटाया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए जो भारत का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है तो जैसे उसको उसके पद से हटाया जाता है उसी प्रकार जो आपके ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं तो इनको इनके पद से हटाया जाता है। और प्रोसेस क्या है, देखिए जो अगर जो आपके ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं इनको इनके पद से अगर हटाना है तो राज्यसभा और लोकसभा में जितने उपस्थित लोग हैं, ठीक है, तो उनसे वोटिंग कराई जाएगी और उसमें टोटल जितने भी उस समय लोग उपस्थित रहेंगे तो अगर वहाँ पे 2/3 बहुमत से जो है अगर ये तय हो गया कि इनको अब हटाना है तो इनको फिर इनके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो 2/3 बहुमत होना जरूरी है। तो अगर एग्जाम में कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन इसको इसके पद से अगर हटाना हो तो किसके द्वारा हटाया जाएगा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, ठीक है, 2/3 बहुमत से। 12वां प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोक लेखा समिति, ठीक है। जो भारत का CAG यानी कि कैग होता है यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है ये जो है लोक लेखा समिति का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। 13वां प्रश्न है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो देखिए जो आपकी लोक निधि होती है इसका अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। और 14वां प्रश्न है कि भारत का CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, ठीक है, तो ये क्या कार्य करता है। तो देखिए जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है ये जो है लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे और इनको मैंने कलेक्ट करके आपको एक वीडियो में बता दिया। और जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए वो सारे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार फिर से देख के रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए सारे प्रश्न याद हो जाएं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए अभी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ जो है इसको लाइक कर दीजिएगा और इसकी लिंक को कॉपी करके सभी अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।